हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट गवर्नर जनरल्स एंड वॉइस रॉय से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को कम्प्लीटली इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव विल बी योर करेक्ट आंसर। Robert Clive was the first governor of Bengal during the time of Plassey battle. Okay, जब प्लासी का युद्ध हुआ था in 1757, at that time governor of Bengal was Robert Clive. Okay, again we see कि battle of Buxar होता है in 1764. However, we see कि in 1764 में हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में गवर्नर होता है, बट अगेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1765 टू 67 रॉबर्ट क्लाइव को बुलाते हैं फिर से। क्यों? क्योंकि एक ट्रीटी होती है, इलाहाबाद की ट्रीटी, इलाहाबाद की संधि होती है, तो उसको साइन करने के लिए अगेन रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। तो इस तरीके से दैट्स हाउ वी कैन से कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग 1757 टू 60 रॉबर्ट क्लाइव होता है। अगेन फिर उसको बुलाते हैं आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। तो अगेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1765 टू 67 इस टाइम पर भी रॉबर्ट क्लाइव को बुलाते हैं एज गवर्नर। ओके, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In which year the office of Governor General was created during British India? ब्रिटिश भारत के दौरान किस वर्ष गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए इन 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इन 1773। तो उस टाइम पे क्या डिसाइड किया गया कि गवर्नर का पद अब गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कहाँ का? बंगाल का। ओके, अभी यहाँ पे पूरे ओवरऑल इंडिया की बात नहीं हो रही है, या वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बंगाल ओनली। ओके, तो बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इन 1773। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बंगाल का जो गवर्नर होता है उसका जो पोस्ट होती है, जो पोस्ट होता है उसको चेंज कर दिया जाता है इन गवर्नर जनरल। तो जनरल एक और चीज़ उसके पोस्ट के आगे ऐड हो जाती है थ्रू द एक्ट ऑफ 1773 विच वॉज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि 4 मेंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ओके, तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि गवर्नर वॉज रॉबर्ट क्लाइव। नाउ वी विल सी आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 who became the first governor general of Bengal. Okay, so the question is who was the first governor general of Bengal. Okay, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इंडिया की बात नहीं हो रही है, here we are talking about Bengal. तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was Warren Hastings. तो Warren Hastings was the first governor general of Bengal. Okay, now here are some information about him. तो वॉरेन हेस्टिंग्स का जो टेन्योर या टाइम होता है तो 1772 टू 1785 तक होता है। ओके, और वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर इम्पीचमेंट भी लगता है, महाभियोग जिसको कहते हैं, जो कि प्रेसिडेंट पे लगता है, आर्टिकल नंबर 61 में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे अबाउट वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते हैं इनको, और एंड ऑफ द डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बंगाल में देखिए द्वैध शासन प्रणाली थी ना, उसी को कहते हैं डुअल सिस्टम। तो उसको एंड किया गया था बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, नेक्स्ट देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इनके ही टाइम ड्यूरेशन में आया हुआ था। नेक्स्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, SC एट कैलकटा, तो इसको भी यहाँ पे फॉर्म किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट देखिए विलियम जोन्स के द्वारा जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसको बनाया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था और इसको ख़त्म करने के लिए एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो ये सारी चीज़ें भी
वॉरेन हेस्टिंग्स के टेन्योर में हुई थी। नेक्स्ट अगर बात करें, जो भागवत गीता है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था बाय विलियम विल्किंस। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, विलियम विल्किंस ने भागवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टेन्योर में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट आया था इन 1764। ओके, तो ये देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था और पिट्स इंडिया एक्ट आया था इन 1784। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इम्पीचमेंट भी लगा था, महाभियोग की प्रक्रिया भी हुई थी, प्रोसेस हुआ था ऑन वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, इन्होंने गलत काम किए थे, इस वजह से इनके ऊपर इम्पीचमेंट भी लगाया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो सिविल सर्विसेज इन इंडिया के रूप में किनको जाना जाता है एज अ फादर? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। और इनके जो प्लेस ऑफ डेथ है ना, तो ये इंडिया में ही है, गाजीपुर में। ओके, और यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल की डेथ इंडिया में हुई थी। तो इंडिया के गाजीपुर में हुई थी। किसकी डेथ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की। और इन्होंने पुलिस फोर्स का जो सिस्टम होता है ना, पुलिस व्यवस्था, इसका भी इन्होंने ही शुरुआत किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से जाने जाते हैं एंड ही एस्टैब्लिश्ड द पुलिस फोर्स ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट हिम, तो इनका टाइम या टेन्योर देख सकते हैं, तो 1786 टू 1993 है। और ये संस्कृत कॉलेज की भी इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की थी। मतलब आई गेस इनके जो टेन्योर होता है, जो टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पे क्या क्या इंसिडेंट है, तो ये सारा यहाँ पे लिस्ट है। और देखिए, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जो कि टीपू सुल्तान के टाइम पे होती है। तो ये सारी चीज़ें लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे इंसिडेंट वर हैपेंड। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, जो कि अस्थाई व्यवस्था जो होती है ना, तो उसको ये लाए थे, इंट्रोड्यूस किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। हालांकि अगर बात करें तो जॉन सोर ने इसको एक तरीके से ड्राफ्ट किया था, या ये एक आइडिया दिया था टू लॉर्ड कॉर्नवालिस कि आप परमानेंट सेटलमेंट लाइए। ओके, तो ये लैंड रेवेन्यू जो होती है ना, भूमि व्यवस्था जो होती है, उससे रिलेटेड था परमानेंट सेटलमेंट। और सिविल सर्विसेज के फादर, वी नो हिम एज अ सिविल सर्विस फादर। Now next, who was the first Governor General of India? Now we are talking about India. Okay, तो देखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज विलियम बेंटिक। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और इनका जो टेन्योर है, ये टाइम पीरियड है, ये सोशल रिफॉर्म्स की वजह से ये ज़्यादा फेमस थे, बिकॉज ऑफ अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम। जो सती सिस्टम होता था, जो विडो जो हो जाती थी फीमेल्स या लेडीज़, तो उनको ज़बरदस्ती जो उनके हस्बैंड की चिता होती थी उस पर लेटना पड़ता था, मरना पड़ता था। तो वो उसको अबॉलिश किया गया था बाय विलियम बेंटिक विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आए थे, सोशल रिफॉर्म्स। और देखिए, सप्रेशन ऑफ ठगी सिस्टम, जो ठगी सिस्टम था उसको भी इन्होंने ख़त्म किया था, एक तरीके से दबाया था। और देखिए, इन्फेंटिसाइड, जो फीमेल जो भ्रूण हत्या होती है, जैसे कि जो लड़कियां कोख में होती हैं उनको मार दिया जाता है, तो भ्रूण हत्या या इन्फेंटिसाइड, इनका भी, इस चीज़ का भी इन्होंने सप्रेशन किया था। देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो देखिए, अब यहाँ पे पहले हमने देखा कि वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, तो उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था, जिसको कि वी नो सेंट हेलेना एक्ट ऑल्सो। ओके, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और वी कैन से सेंट हेलेना एक्ट, इसके थ्रू ये लाया गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसको हम इंडिया का गवर्नर जनरल बोलेंगे। नाउ वी विल से कि इंडिया का गवर्नर जनरल कौन होगा, मतलब कि ओवरऑल जो
बंगाल का गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको एंड कर दिया गया थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, तो विलियम बेंटिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई एम सॉरी फॉर दिस, काइंडली मैनेज विथ माई वॉइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया? तो भारत का प्रथम वॉइसरॉय कौन था? So the option number D will be your correct answer. Lord Canning was the first viceroy of India. Okay, और important जो भी incidents were happened during the time period of लॉर्ड कैनिंग, तो देखिए द इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1861 में और इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आया था 1861 में। तो ये सारी चीज़ें ये जो लॉर्ड कैनिंग है इनके टाइम पीरियड में हुई थी। द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 ये भी आया हुआ था। और इंडियन पेनल कोड, देखिए आईपीसी जो हम लोग पढ़ते हैं सेक्शंस वगैरह, आईपीसी की धारा ये वो, तो ये सारी चीज़ें 1862 में तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में टेन्योर में आई हुई थी। आईपीसी जो हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पेनल कोड, ओके, तो आईपीसी की धारा वगैरह तो वर ऑल पास्ड ड्यूरिंग हिज टर्म एंड ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट के टाइम पे भी 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, तो उस टाइम पर भी लॉर्ड कैनिंग वॉज देयर। ओके, तो गवर्नर सॉरी वॉइस रॉय थे, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। और देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो देखिए 1858 का जो एक्ट आया हुआ था उसके थ्रू कर दिया गया कि अब जो गवर्नर जनरल होगा ऑफ इंडिया तो वो क्या बन जाएगा, अब वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बन जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एटलीस्ट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो 2 to 3 टाइम्स, ओके, और एल्स यू विल गेट द PDF ऑफ दिस। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि किसके थ्रू क्या आया हुआ था, किसके थ्रू गवर्नर जनरल वॉइस रॉय में चेंज हुआ, कौन से एक्ट के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। आप इसको रिवाइंड करके भी इसको रीवॉच कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। तो 1856 to 1857 यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है। तो ये देखिए 3 यूनिवर्सिटीज़ एट कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, तो ये 1857 में इस्टेब्लिश की गई थी। और 1857 के रिवोल्ट के टाइम पर भी लॉर्ड कैनिंग थे और लास्ट गवर्नर जनरल इनको कहेंगे और फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कहेंगे। ओके, तो ये जो फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बने थे तो ये एक्ट ऑफ 1858 के थ्रू बने थे, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है तो उसके बाद में जो क्राउन होती है ना तो वो उनका शासन आ जाता है। तो ये आता है फिर एक्ट ऑफ 1858, इसके थ्रू क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल होता है उसको एंड कर दिया जाता है, क्राउन का रूल आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये गवर्नर जनरल का पोस्ट एबॉलिश मतलब कि ख़त्म कर दिया जाता है और वॉइस रॉय का पोस्ट आ जाता है थ्रू द एक्ट ऑफ 1858। ओके, और इन्होंने देखिए लॉर्ड कैनिंग ने ना जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, जो व्यपगत का सिद्धांत था, तो इसको विथड्रॉ कर दिया था, इसको इन्होंने एक तरीके से ख़त्म कर दिया था। तो देखिए पोस्ट 1857 रिवोल्ट गवर्नर, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वॉइस रॉय फर्स्ट वॉइस रॉय वॉज लॉर्ड कैनिंग और जो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसको 1858 के एक्ट से चेंज कर दिया गया इनटू वॉइस रॉय। ओके, नाउ नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। तो माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो थे। और लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया भी थे माउंटबेटन। ओके, देखिए फर्स्ट इंडियन बात करें, इंडियन, ओके, ये इंडियन नहीं थे। और इंडियन अगर बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल वॉज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट,
देखिए यहाँ पे हम इसका एक जो अब तक हमने पढ़ा उसको हम कंक्लूड कर लेते हैं, या कंक्लूजन एक तरीके से आप बोल सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रॉबर्ट क्लाइव। ओके, नाउ नेक्स्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके थ्रू क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर को चेंज कर दिया जाता है इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स with tenure of 1772 to 1785. Now next we see Charter Act of 1833 made Governor General of Bengal as Governor General of India. Okay, and William Bentinck was the first Governor General of India. Okay, important है, ध्यान रखना है। Next, Lord Canning. Lord Canning became the first Viceroy of India through the 1858 एक्ट। ओके, जो क्राउन का शासन आ जाता है उसके बाद में, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। नाउ नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन। तो माउंटबेटन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, जो इंडिपेंडेंट इंडिया थी, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड माउंटबेटन, एंड लास्ट वॉइस रॉय भी वही थे। नाउ नेक्स्ट, राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, और ये एकमात्र पहले इंडियन भी थे, फर्स्ट इंडियन अगर कहें तो यही थे। तो द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल वॉज राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये एक कंक्लूजन हो गया, आपको इसको रिवाइज करना है। नाउ नेक्स्ट, तो ये आपको मैच द फॉलोइंग करना है, सेट 1 टू सेट 2। तो देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स क्या लेकर आए थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे परमानेंट सेटलमेंट, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, गाजीपुर में इनकी डेथ हो गई थी। जॉन शोर लेकर आते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ओके, लॉर्ड वेलेजली लेकर आते हैं, तो ये लेकर आते हैं सहायक संधि, दैट मीन्स की सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। और लास्ट हमारे बच गए वॉरेन हेस्टिंग्स, तो ये अबॉलिश करते हैं डुअल सिस्टम को इन बंगाल, जो कि स्टार्ट किया गया था बाय लॉर्ड क्लाइव। ओके, तो ये है आपका मैचिंग। नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स अबॉलिश्ड डुअल सिस्टम इन बंगाल। नाउ नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट ये बंगाल में स्टार्ट किया था। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो डुअल सिस्टम है इसके फादर कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ डुअल सिस्टम, द्वैध शासन को शुरुआत किसने किया था फर्स्ट टाइम। इसको मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ नेक्स्ट, सर जॉन शोर, तो ये पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस लेकर आए हुए थे। नाउ नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेजली, जिन्होंने सहायक संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे, सब्सिडियरी अलायंस। ओके, तो ये आपको इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्होंने जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है, जो हमारी जो डायलेक्ट एक तरीके से कहते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज है, और पर्शियन, तो इसको बनाया था कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, लोअर कोर्ट की, और ये सारी चीज़ें बनाई हुई थी, एंड मेड इंग्लिश लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग। तो देखिए, ये जो विलियम बेंटिंक थे, हायर एजुकेशन के टाइम, मतलब कि जो हायर एजुकेशन क्लासेस वगैरह होती हैं वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने लेकर आए थे, और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट वगैरह होता है, तो इसकी जो प्रोसीडिंग वगैरह होती है, तो उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज विलियम बेंटिंक लेकर आए हुए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनके ऊपर इम्पीचमेंट भी लगाया गया था, तो वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल व्हेन बॉम्बे वाज डिजाइनेटेड एज प्रेसिडेंसी। तो बॉम्बे को जब प्रेसिडेंसी के रूप में डिज़ाइन किया गया था, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी थी, तो उस टाइम पे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वाज गवर्नर जनरल। नाउ नेक्स्ट देखिए, जो इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 का था, उसको पास किया गया था इन ब्रिटिश इंडिया अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। ओके, और ये जो लॉर्ड एलनबरो थे, इन्होंने क्या किया था कि जो स्लेवरी सिस्टम थी ना 1843 की, तो इसको अबॉलिश किया था। ओके, आई गेस रविवार की छुट्टी भी 1843 से ही स्टार्ट है, आपको इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे अब हम देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन। लॉर्ड डफरिन, ये
जब कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस टाइम पे लॉर्ड डफरिन थे। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम जब सेंसस हुआ था, मतलब कि जो जनगणना हुई थी, उस टाइम पे लॉर्ड मेयो थे। मेयोनीज खाते हैं आप लोग तो मेयो से याद कर सकते हैं कि जनगणना के टाइम पे फर्स्ट टाइम सेंसस हुए थे तो 1872 में, तो ये लॉर्ड मेयो थे। बट अगर सिंक्रोनाइज फॉर्म में बोले या रेगुलर सेंसस की बात करें तो फर्स्ट टाइम लॉर्ड रिपन के टाइम में 1881 में की गई थी। ओके, और WC प्लाउडेन इसको हम कह सकते हैं इसके एक चेयरमैन या अध्यक्ष के रूप में। बट अगर हम गवर्नर या गवर्नर जनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लॉर्ड रिपन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर या सिंक्रोनाइज्ड वे में नियमित रूप से जनगणना सेंसस हुआ था तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे। बट अगर बिल्कुल फर्स्ट बोले तो फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ था लॉर्ड मेयो 1872 में। नेक्स्ट देखिए, ये अगेन आपको मैच द फॉलोइंग करना है विथ सेट 1 टू सेट 2। तो देखिए विलियम जोन्स है, तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो फॉर्मेशन किया था। और थॉमस मुनरो है, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अबॉलिश किया था या प्रोहिबिट किया था सती सिस्टम को। और उसके बाद हार्डिंगे हैं, देखेंगे कि हम थॉमस मुनरो, तो इन्होंने रैयतवाड़ी जो सिस्टम या सेटलमेंट थे इन मद्रास, तो उसको शुरू किया था थॉमस मुनरो ने। और लॉर्ड हार्डिंगे ने क्या किया था, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो भ्रूण हत्या होती थी, जो लड़कियों को कोख में मार देते थे और ह्यूमन सेक्रीफाइस होती थी सेंट्रल इंडिया में, तो उसको अबॉलिश किया गया था या प्रोहिबिट किया था लॉर्ड हार्डिंगे ने। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी देखना है। तो विलियम जोन्स जो कि थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल लेकर आए हुए थे, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और थॉमस मुनरो जो कि रैयतवाड़ी सिस्टम या सेटलमेंट इन मद्रास लेकर आए हुए थे। और थॉमस विलियम बेंटिक जो थे, ये इन्होंने क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने जो अबॉलिशन है या प्रोहिबिटेशन है ऑफ सती सिस्टम, तो ये किया था। और लॉर्ड हार्डिंगे हैं, तो इन्होंने प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो भ्रूण हत्या होती है, उसको ख़त्म किया था। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ एनेक्सेशन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो लेकर आए थे, व्यपगत का सिद्धांत, जिसका कोई मतलब कि आगे के जो संतान नहीं पैदा होती थी तो वो क्या करते थे, ज़बरदस्ती उसका जो स्टेट होता था उसको अक्वायर कर लिया जाता था, कंपनी अपने में मिला लेती थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग इन्होंने फर्स्ट टाइम कौन से स्टेट से की थी या कौन से जो एरिया था उससे किया था, तो स्टार्टिंग किया था सतारा से। ओके, तो सतारा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे जैतपुर, उसके बाद संभलपुर। डलहौजी ने ऐसे सिंक्रोनाइज या क्रोनोलॉजी हमें बतानी है। ओके, तो क्रोनोलॉजी बतानी है तो आपको 1 बाय 1 सिक्वेंशियल फॉर्म में चलना होगा। तो सतारा फर्स्ट टाइम इसको लिया गया था, फिर जैतपुर संबलपुर को मिलाया गया था, देन नागपुर, फिर झांसी को मिलाया गया था, बिकॉज जो मणिकर्णिका है या झांसी की रानी मनु है, तो उनको कोई भी संतान नहीं हुई थी, कोई भी उनको चाइल्ड नहीं था, शी हैज़ नो चाइल्ड, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शिकार भी हुई थी। नेक्स्ट देखिए तंजौर, अर्कॉट, फिर लास्ट उदयपुर छत्तीसगढ़। तो ये देखिए ये एक तरीके से कह सकते हैं ये ऑलरेडी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो यहाँ पे ये इसका कोड हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ ऐसे करके। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है। तो इसका हम लोग एक वो देख लेते हैं टाइम कौन कौन से टाइम पे हुआ था। तो देखिए जो प्रिंसली स्टेट्स थे, सतारा को 1848 में, जैतपुर एंड संबलपुर को 1849 में, नागपुर एंड झांसी को 1854 में। नेक्स्ट देखिए तंजौर और अर्कॉट को 1855 में, और उदयपुर जो कि छत्तीसगढ़, तो ये 1860 में अंडर द टर्म्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो उसके जो टर्म्स थे कि आपको कोई संतान नहीं है, कोई चाइल्ड नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, तो आपका जो भी क्या है, जो आपका एरिया है, स्टेट है, उसको हम एक्वायर कर लेंगे, उसको हम अपनी कंपनी में मिला लेंगे। ठीक है, तो आपको ये टाइम, ये डेट्स ध्यान रखने हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए हुए थे, और चार्ल्स वुड का डिस्पैच हुआ था जो कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, तो ये भी इस टाइम पे हुआ था 1854 में। ओके, इन 1854। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस एक्ट भी आया हुआ था इन 1854, तो लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर के ये सब इंसिडेंट्स वगैरह है। फर्स्ट रेलवे लाइन भी ये कनेक्टिंग बॉम्बे
टू थाने, आई गेस ये 34 किलोमीटर तक चली थी रेल। तो ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही थी। सेकंड एंग्लो सिख वॉर भी, और फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि IAS IPS वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी लॉर्ड डलहौजी हैज़ स्टार्टेड। नाउ नेक्स्ट वीडो रीमैरिज एक्ट भी आया हुआ था इस टाइम पे। और नेक्स्ट देखिए ऑल्सो नोन एज, तो ये सारी चीज़ इन्होंने की थी ना, तो इस वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम और फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो ये सारी चीज़ों के ये फादर भी जाने जाते हैं, जनक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो परमानेंट जो सेटलमेंट था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और नाउ अगर नेक्स्ट देखिए तो परमानेंट सेटलमेंट को इन 1793 में लेकर आए हुए थे। इसमें क्या होता था कि ये एग्रीमेंट होता था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द जमींदार्स टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू, जो कि लैंड रेवेन्यू होती थी उसको फिक्स करने के लिए, उसके कॉस्ट को। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए हुए थे और इनकी डेथ हुई थी गाजीपुर, इंडिया में। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें लॉर्ड लिटन के बारे में, तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए हुए थे 1878 में, और आर्म्स एक्ट भी 1878 में इनके ही टाइम ड्यूरेशन में आया हुआ था। बहुत सारी फेमाइन वगैरह, अकाल वगैरह पड़ा था, इसको इसने इग्नोर कर दिया था। और जो दिल्ली दरबार लगा था इसको ऑर्गेनाइज किया था बहुत सारे पैसे वैसे लगाकर, और जो फेमाइन बंगाल की जो जनता झेल रही थी उस चीज़ को इसने टोटली इग्नोर कर दिया था। नेक्स्ट देखिए जो क्वीन विक्टोरिया है उसको एम्प्रेस ऑफ इंडिया भी इसने घोषित किया था। और देखिए मैक्सिमम एज इसने कर दी थी 21 से 19 कर दी थी, मतलब कि इसका मानना था कि 19 साल में आपको IAS, मतलब कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज उस टाइम पे चलती थी, तो उसको आपको 19 एज तक में आपको एक्वायर कर लेना है पोस्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें लॉर्ड मेयो के बारे में, तो इसने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इसको इंट्रोड्यूस किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। और देखिए फर्स्ट सेंसस भी हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम पे इन 1872, और मेयो कॉलेज फॉर द रॉयल एलीट वॉज सेटअप। तो रॉयल एलीट जो क्लास के लोग रहते थे उसके लिए इसने एक मेयो कॉलेज नाम से कॉलेज भी बनवाया था। लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था, उसको भारत में मार दिया गया था। ओके, पोर्ट ब्लेयर में, इन पोर्ट ब्लेयर। तो ये किसने मारा था? शेर अली अफरीदी ने। तो लॉर्ड मेयो वॉज किल्ड बाय शेर अली अफरीदी इन पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका भी इस्टेब्लिशमेंट किया था बाय लॉर्ड मेयो, जो सांख्यिकी होती है ना, तो इसका सर्वे करने के लिए ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए लॉर्ड डफरिन है और रिपन है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड है 1880 टू 1884, और ये मोस्ट लविंगली, मतलब कि इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे रिपन ने। तो इन्होंने क्या किया था, देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेकर आए थे, स्थानीय स्वशासन जिसको कहते हैं। तो फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी इनको कहते हैं लॉर्ड रिपन को। और इन्होंने 2 न्यू यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन की थी, पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1884 एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन 1887। तो इन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज़ को भी ओपन किया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर भी कहे जाते हैं और मोस्ट लविंगली तो है ही। नेक्स्ट देखिए एल्बर्ट बिल, जो कि क्या था कि अगर कोई मतलब कि भारतीय जज है, जो इंडियन जज है, वो वर्डिक्ट नहीं दे सकता किसकी, जो इंग्लिशमैन होते हैं, मतलब कि जो अगर इंग्लैंड के या फिर जो अंग्रेजी आदमी अगर कोई क्राइम कर देता है तो उसका वर्डिक्ट सुनाने का या हियरिंग का जो राइट है वो इंडियन जजेस को नहीं मिलता था। तो ये एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वगैरह भी इसको ख़त्म करने के लिए, मतलब कि इंडियन जजेस भी इस चीज़ को अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं, इस चीज़ को लाने के लिए लॉर्ड रिपन ने एल्बर्ट बिल लेकर आए हुए थे। ओके, तो देखिए हंटर कमीशन जो कि रिलेटेड टू एजुकेशन था 1882 में आया हुआ था। तो हंटर कमीशन की जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो भी लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में हुई थी। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड डफरिन, तो इसके टाइम पे क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड और थर्ड एंग्लो बर्मा का वॉर भी हुआ था 1885 टू 18
86। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉर्ड हर्डिंगे हैं और चेम्सफोर्ड हैं। तो लॉर्ड हर्डिंगे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, मतलब कि जो ट्रांसफ़र हुआ था कैलकाटा टू दिल्ली, तो लॉर्ड हर्डिंगे के टाइम पीरियड में हुआ था इन 1912। देखिए, डिक्लेरेशन हुआ था इन 1911, बट 1912 में जो दिल्ली बन गई थी हमारे इंडिया की कैपिटल। हिंदू महासभा और इसको 1915 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय मदन मोहन मालवीय, तो ये भी इसी के टाइम पीरियड में किया गया था। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 टू 1921, तो ये इस टाइम पे होम रूल लीग मूवमेंट भी आया था, रोलेट एक्ट भी पास हुआ था, जिसको कि ब्लैक लॉ मतलब कि काला कानून, न अपील न दलील, इसको कहते हैं ना रोलेट एक्ट। शक के बिना पे डाउट अगर किसी पे हो रहा है तो उसको बिल्कुल अरेस्ट कर लेते थे इन रोलेट एक्ट, तो इसको काला कानून कहा गया, मतलब कि काला मतलब ब्लैक लॉ। नेक्स्ट देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इस टाइम पे पास किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें हम लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन और लॉर्ड लॉरेंस, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे इन्होंने क्या किया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि विच वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी, तो इसको इन्होंने अबॉलिश किया था बाय लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट लॉर्ड एल्गिन है तो ये वहाबी मूवमेंट इस टाइम पे स्टार्ट किया गया था। लॉर्ड लॉरेंस हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन कैलकाटा मद्रास ड्यूरिंग हिज रेन, और एंग्लो भूटान का वॉर भी हुआ था। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट लॉर्ड कैनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लॉर्ड कैनिंग वॉइस रॉय भी तो थे फर्स्ट। नाउ देखिए लॉर्ड रीडिंग के बारे में बात करें तो लॉर्ड रीडिंग स्वराज पार्टी 1923 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था। और नेक्स्ट देखिए चौरा चौरी जो इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, तो ये भी इसी टाइम पे हुआ था 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट क्या देखिए लॉर्ड इरविन, तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है और जो दांडी मार्च है 1930 में, तो इसको किया गया था लॉर्ड इरविन के टाइम पे, और इरविन पैक्ट भी हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट देखिए फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो भी इरविन के टाइम पे ही हुआ था। लॉर्ड विलिंगटन नेक्स्ट है हमारे, तो इनका टेन्योर आप देख पा रहे होंगे। तो सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था इनके ही टाइम पे, और पूना पैक्ट भी हुआ था इन 1932, तो ये पूना पैक्ट भी हुआ था। नेक्स्ट देखिए कम्युनल अवार्ड वाज स्टार्टेड, तो ये कम्युनल अवार्ड भी इस टाइम पे स्टार्ट किया गया था। सांप्रदायिक पंचाट, मतलब कि इसमें जो इलेक्टोरेट सिस्टम होते हैं ना, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को अलग, कि मतलब कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ मुस्लिम्स वोट करेंगे, तो इस टाइप का कुछ कम्युनल ये सारा चीज़ शुरू कर दिया गया था। जैसे कि 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म नहीं, मतलब कि जो मॉर्ले मिंटो एक्ट आया था उस टाइम पे भी जो कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए वो चीज़ लेकर आए हुए थे, तो इसी तरीके से ये इस टाइम पे भी आया हुआ था। पूना पैक्ट भी हुआ था ये अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड लिनलिथगो, तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट आया था 1942 में, तो उस टाइम पे गवर्नर था लॉर्ड लिनलिथगो। और क्रिप्स मिशन के टाइम पर भी, जिसको कि पोस्ट डेटेड चेक कहा है गांधी जी ने, तो लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पर ही आया था। और लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम पीरियड है 1936 टू 1944। तो ये आपको इरविन, वेलिंगटन और लिनलिथगो ये सारा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड वेवेल के टाइम पे क्या होता है, CR फॉर्मूला होता है 1944 में, और डायरेक्ट एक्शन डे 1946 और 16 अगस्त, तो ये इस टाइम पे डायरेक्ट एक्शन डे का लॉन्चिंग डे है लॉर्ड वेवेल के टाइम पे। और वेवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये सब भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड माउंटबेटन है, तो ये 1947 टू 48 तक रहे थे, और 3 जून को इन्होंने क्या किया था, अपना माउंटबेटन प्लान दिया था, जैसे इंडिया और पाकिस्तान वगैरह आपस में कैसे कैसे क्या डिवाइड होंगे। लास्ट वॉइस रॉय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एंड लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, तो यही थे। नेक्स्ट देखिए हु अमंग द फॉलोइंग पास्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट,
तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पास किया था? तो ये लॉर्ड लिटन ने पास किया था और ये 1878 में पास किया गया था और ये प्राइमरली टारगेटेड था अगेंस्ट अमृत बाजार पत्रिका। और ये जो अमृत बाजार पत्रिका था वॉज स्टार्टेड बाय शिशिर घोष एंड मोतीलाल घोष। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ना, इसको रिपील किया गया था बाय लॉर्ड रिपन, मतलब कि इसको अनडन कर दिया गया था। और वी कैन से ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको रिपील मतलब कि खत्म कर दिया गया था बाय लॉर्ड रिपन इन 1881। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो 1829 में जो सती सिस्टम है इसको खत्म कर दिया गया था। राजा राम मोहन रॉय विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक पास्ड दिस एक्ट इन 1829। तो सती सिस्टम को अबॉलिश किया गया था विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। नाउ नेक्स्ट देखिए, सहायक संधि द्वारा अधिग्रहित राज्य को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सब्सिडियरी अलायंस कौन कौन से सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? हु एक्सेप्टेड दिस सब्सिडियरी अलायंस फर्स्ट? तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद एक्सेप्टेड दिस फर्स्ट। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाएगा? निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ओके, फर्स्ट नंबर पे। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैसूर, तो मैसूर ने किया था। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अवध ने फर्स्ट थर्ड टाइम पे लिया था, एक्सेप्ट किया था। और लास्ट में पेशवा, तो फोर्थ नंबर पे ये। तो हमारा इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद फर्स्ट नंबर पे। देन नेक्स्ट कौन से हो जाएंगे? मैसूर। ओके, मैसूर। देन नेक्स्ट हो जाएंगे अवध और फिर हमारे पेशवा। तो ये इन लोगों ने, ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है टू एक्सेप्ट और एक्वायर सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, जो कि स्टार्टेड बाय लॉर्ड वेलेजली। इन्होंने मतलब ज़्यादा तरीके से इम्प्लीमेंट किया था बट इस फर्स्ट अगर फर्स्टली इसको देखा जाए तो फ्रांसीसी डुप्ले ने इसको स्टार्ट किया था। ओके, बट अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव से बात करें, विस्तृत एरिया में बात करें, तो इसका यूज़ किया था बाय वेलेजली। वो खुद को क्या कहता था? शेर बंगाल, तो ऐसा कुछ कहता था। लॉर्ड वेलेजली है, तो इन्होंने क्या किया था कि सब्सिडियरी अलायंस लेकर आए थे और फर्स्ट स्टेट निजाम ऑफ हैदराबाद इसने एक्सेप्ट किया था इन 1798। फिर उसके बाद मैसूर 1799, अवध तो ये 1801 और तंजौर तो 1799, पेशवा 1802, फिर उसके बाद भोसले तो 1803, सिंधिया 1804, होलकर तो 1818। तो इस तरीके से सब्सिडियरी अलायंस को इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था, इंट्रोडक्शन दिया था लॉर्ड वेलेजली ने, बट स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्ट कह सकते हैं कि मतलब इसको कॉइन किया था, टर्म कॉइन किया था, तो ये फ्रांसीसी डुप्ले ने। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और ट्रीटी ऑफ बसीन भी लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे हुई थी और मद्रास प्रेसिडेंसी की भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकटा में जो है ना, उसका भी इस्टेब्लिशमेंट लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स हम देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू लेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, नेक्स्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। आप इसको पीडीएफ के थ्रू रिवाइज जरूर कीजिएगा। ओके, और सर जॉन शोर है, लॉर्ड वेलेजली, जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो। तो इनकी जो टाइम ड्यूरेशन भी दी गई है, आपको इसको एक बार पीडीएफ से गो थ्रू हो जाना है। नेक्स्ट लास्ट हमारा लॉर्ड कैनिंग, और ये फर्स्ट वॉइस रॉय भी बनते हैं, 1857 रिवोल्ट के टाइम पे भी रहते हैं। देखिए, फिर वॉइस रॉय यहाँ लॉर्ड कैनिंग से शुरू हो जाते हैं, लॉर्ड वेवेल तक चलते हैं। लास्ट हमारे आते हैं जो इंडियन यूनियन के आते हैं, फ्री जब हमारा इंडिया हो जाता है, तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आते हैं। ये आपको टाइम पीरियड है, आपको ये इसको ध्यान रखना है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इसको। ये सारी टाइमिंग्स वगैरह आप थोड़े से देख लेंगे ना, तो आपको इनसे रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स वगैरह हो रही हैं तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ओके, जैसे लॉर्ड रीडिंग है, लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड है 1921 टू 26। तो आपको इसके बीच में याद आ जाएगा कि अच्छा 1923 में क्या होता है, स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। देन चौरी चौरा का जो इंसिडेंट होता है 1922 में, तो उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है कि लॉर्ड रीडिंग उस टाइम पे क्या रहा होगा, वॉइस रॉय रहा होगा। तो इस तरीके से आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे लॉर्ड लिनलिथगो है, तो इनका टाइम पीरियड है 1942 तक। तो आपको पता है कि 1942 में क्या आया था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उस टाइम पे लॉर्ड लिथगो रहा होगा। तो इस तरह यहाँ पे एक और बार हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, यहाँ इंडिया है, ध्यान रखना है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का, तो लॉर्ड क्या थे, माउंट बेटन। ओके, अगर हम बात करें फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया तो लॉर्ड कैनिंग। तो फिर नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन, यहाँ पे इंडियन है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत के, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ये आपको ऐसे ही ध्यान रख लेना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो उमेश चंद्र बैनर्जी थे, WC बैनर्जी, और AO ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस को फॉर्म किया था। ओके, एट द टाइम ऑफ डफरिन, डफरिन उस टाइम पे थे ना। नेक्स्ट है, ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। तो देखिए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 2 to 3 टाइम्स वॉच जरूर करना है ताकि आपको याद हो सके।